फ्रांस के इतिहास पर आधारित इस फिल्म की शुरुआत होती है जीन बाल बर्नियर से, जो एक भिक्षु और एक गरीब रसोइया की निषिद्ध प्रेम से जन्मी नाजायज लड़की थी। उसका भाग्य आम लोगों की छाया में बिताने के लिए लिखा गया था, मानो वो किसी की बेटी ही ना हो। लेकिन क्या वाकई कोई ऐसी बेटी होती है जो कुछ भी कर गुजरने को तैयार नहीं हो? उसकी माँ एन एक नौकरानी के तौर पर मिस्टर डूमूस के यहाँ काम करती थी, जो एक नेकदिल और दयालु इंसान थे। उन्होंने जीन को एक अच्छा घर और उसकी सीखने की ललक के अनुसार शिक्षा देने का बीड़ा उठाया। हालांकि वो उसे अपनी बेटी नहीं कह सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे सेंट आरा के कॉन्वेंट भेज दिया ताकि उसे उस समय के गरीब तबके के नैतिक पतन से बचाया जा सके। जैसे जैसे जीन बड़ी हुई, कॉन्वेंट का जीवन और भी सख्त होता गया। फिर भी उसे कुछ ऐसे किताबों तक पहुंच मिली जिनसे उसे बाहरी दुनिया की झलक मिली, जिसमें उसकी काली सच्चाइयां भी थीं। इन्हीं किताबों के जरिए जीन ने कामुकता की शक्ति और अपनी नारी सुलभ मोहकता को पहचाना। आखिरकार जब ननो को पता चला कि वो निषिद्ध किताबें पढ़ रही है, तो उसे कॉन्वेंट से निकाल दिया गया। इसके बाद जीन को मिस्टर डूमूस के पास वापस जाना पड़ा, जिन्होंने उसे खुले दिल से स्वीकारा। लेकिन उसका वहां रहना भी ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि मैडम डूमूस को डर था कि कहीं उनके पति जीन के मुंह में न पड़ जाए। इसलिए एक झूठे चोरी के आरोप में उन्होंने माँ बेटी दोनों को निकाल दिया। इसके बाद माँ बेटी दोनों पेरिस चले गए, जहाँ जीन की जानकारी ने उसे मैडम लागार्ड नामक विधवा के यहाँ एक पाठक के रूप में काम दिलाया। वो जल्दी ही राजधानी के उच्च वर्ग में घुल मिल गई। लेकिन फिर एक दिन मैडम लागार्ड ने उसे अपने दोनों बेटों के साथ बिस्तर में पकड़ लिया। एक बार फिर जीन को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, पर इस बार उसने संयम का मार्ग नहीं चुना, बल्कि अपने आप को पूरी तरह विलासिता के हवाले कर दिया। युवावस्था में वो पेरिस की सबसे मशहूर वेश्या बन गई। इसी दौरान उसकी मुलाकात काउंट डुबेरी से हुई, जो उसे अपने प्यार से जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसके जरिए जीन ने एक बार फिर समाज के कुलीन वर्ग में प्रवेश किया, लेकिन इस बार उसने अपनी असली पहचान नहीं छिपाई। उसकी सुंदरता और आकर्षण से प्रभावित होकर ड्यूक ऑफ रिशेल्यू ने डुबेरी को सुझाव दिया कि जीन को राजा से मिलवाया जाए। ड्यूक को विश्वास था कि वो राजा का मनोरंजन कर सकती है। हालांकि किसी ने भी जीन की राय नहीं ली और वो पहले ही डुबेरी की ट्रॉफी बनकर थक चुकी थी। डुबेरी स्वयं अन्य स्त्रियों के साथ अपने मन बहलाता रहता था। वो उसके साथ सिर्फ इसलिए रह रही थी क्योंकि उसे डुबेरी के बेटे एडोल्फ से सच्चा लगाव हो गया था। एक पार्टी के बाद जब डुबेरी ने उसे किताब पढ़ते हुए देखा, तो गुस्से में आकर उसे बाथटब में डुबो दिया। उसने उसे नीचा दिखाते हुए कहा कि वो चाहे जितने अच्छे कपड़े पहन ले, हमेशा एक जाहिल वेश्या ही रहेगी। डुबेरी के जोर देने पर जीन को राजा लुई 15वें के दरबार में प्रस्तुत किया गया। राजा वैसा ही सुंदर निकला जैसा कि उसने कल्पना की थी। राजा ने उसे एक अलग ही नज़र से देखा, एक ऐसी नज़र जिससे किसी ने लंबे समय से किसी स्त्री को नहीं देखा था। बहुत जल्द लुई ने अपने सबसे अच्छे सेवक लेबॉर्ड को भेजा कि वो जीन को उसके घर से वर्साय ले आए, साथ ही डुबेरी को कुछ पैसे बतौर मुआवजा भी दिए। राजा ने अपनी नई दरबारी चुन ली थी और उसे अपने भव्य महल वर्साय बुलाया। वहां जीन का परीक्षण राजा के वैद्यों द्वारा किया गया, जिन्होंने ये तय किया कि वो राजा के लिए उपयुक्त है, भले ही वो कई पुरुषों के साथ रह चुकी थी। इसके बाद लेबॉर्ड ने उसे वर्साय में व्यवहार और शिष्टाचार सिखाना शुरू किया। जब जीन ने पूछा कि क्या वो उसे बोलने का तरीका भी सिखाएगा, तो उसने जवाब दिया, राजा को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। किसे पता था ये कितना सच है। जब जीन पहली बार लुई के कक्ष में गई तो उसकी सारी तमीज टूट गई और वो हंस पड़ी, क्योंकि राजा की शक्ल उसे 6 फ्रैंक के सिक्के जैसी लगी। आश्चर्यजनक रूप से राजा ने इसे अपमान नहीं माना, बल्कि खुद भी हंसने लगा। राजा की निजी चीजें देखने के बाद जीन उसकी गोद में बैठी और वही हुआ जो दोनों चाहते थे। हालांकि ये केवल आनंद की क्रिया नहीं थी। अगले दिन उसे विदा करने के बजाय राजा ने उसे एक छिपे कमरे में रख दिया, जहां से वो राजा की दिनचर्या देख सके, जिसमें ढेर सारे नियम और रस्में थीं। समय समय पर राजा उसकी ओर देखता, मानो कुछ कहना चाहता हो या किसी मजाक की ओर इशारा करता हो। जब राजा की सुबह की रस्में समाप्त हुईं, तो शाही परिवार उसकी कक्ष से उल्टे पांव चला गया, क्योंकि राजा की पीठ दिखाना मना था। लेकिन जीन को ये छूट प्राप्त थी।
जब लुई ने अपने आप को सभी रस्मों से मुक्त किया तो वो जीन के पास वापस आया और उसे एक सुंदर हार और एक विशेष अनुरोध भेंट किया कि वो हमेशा के लिए वर्साय में रहे। उसके बाद से जीन राजा के आयोजनों में गुप्त रूप से भाग लेने लगी। लेबॉर्ड उसका मार्गदर्शक बना। वो जल्दी ही ये भी जान गई कि राजा की बेटियां हमेशा सामने रहती थीं, जबकि रानी कहीं नजर नहीं आती थी। लेबॉर्ड के अनुसार रानी बहुत ही शांत स्वभाव की महिला थी जो अपने पति के व्यभिचार को सहन करती थी। इस विषय पर बहुत कुछ बताया जा सकता था, लेकिन राजा की बेटियां जीन को देख न ले, इसलिए बात अधूरी ही रह गई। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद लुई जीन के और भी करीब आ गया, जबकि उसकी बेटियां अपनी मां के निधन का शोक मना रही थीं। स्थिति तब और जटिल हो गई जब बेटियों ने राजा से उस अफवाह को लेकर सवाल किया कि एक वेश्या वर्साय के गलियारों में घूम रही है। राजा ने स्वीकार किया कि वो कभी कभी एक विवाहित महिला से मिलता है जिसके एक बेटा भी है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। ये बात आधी सच्ची थी और बेटियां जानती थीं। अपने परिवार की राय के बावजूद राजा लुई जीन के साथ अपने रिश्ते को एक नया स्तर देना चाहता था, क्योंकि उसे शाही दरबार में प्रवेश पाने के लिए एक पति की आवश्यकता थी। राजा ने डुबेरी को पैसे देकर उससे शादी करने को कहा। इस तरह वो काउंटेस डुबेरी बन गई। हालांकि ये उपाधि उसे ज्यादा मायने नहीं रखती थी। उसका ध्यान अब शाही रीतियों और नियमों को सीखने पर था, जिसमें लेबॉर्ड उसकी मदद करता रहा। जब समय आया तो काउंटेस डुबेरी ने दरबार में भव्य पोशाक पहनकर प्रवेश किया, जिसे देखकर सब चकित रह गए, खासकर राजा। राजा को देखकर उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और झुककर अभिवादन किया, जो पूरी तरह वर्जित था, क्योंकि राजा देश की सबसे बड़ी सत्ता था। राजा की बेटियां ये देखकर नाराज हो गईं और वहां से चली गईं, जबकि राजा बस अपनी नई काउंटेस की नजरों में खोया रहा। इस कार्यक्रम में लुई ने जीन को एक और भव्य तोहफा दिया, एक भारतीय गुलाम जिसका नाम था जमोर। उन दोनों ने मिलकर वर्साय के गलियारों और बगीचों में ऐसे दौड़ लगाई जैसे माँ और बेटा हों। राजा के प्रेम के कारण काउंटेस ने वर्साय में अपनी प्रकृति और कला के प्रति लगाव को उजागर किया। उसने पेरिस के सबसे बेहतरीन चित्रकारों और कवियों को आकर्षित किया और वो वर्साय की प्रथम महिला बन गई फिलहाल के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रिया से एक मैरी एंटोनेट नामक युवती जल्द ही फ्रांस की रानी बनने वाली थी। ये जानकर कि उसकी जगह कोई और ले सकती है, जीन ने तय किया कि वो वर्साय में अपनी गहरी छाप छोड़ेगी। इसका सबसे अच्छा तरीका था सभी उबाऊ शाही रस्मों को नज़रअंदाज करना और अपने असली, आत्मविश्वासी और विद्रोही रूप को अपनाना। राजा ने उसे एक ऐसा महल दिया जो समाज से दूर था और जहाँ कोई नियम कानून नहीं थे। वहाँ जीन बिना किसी डर के खुद को जी पाती थी। वैसे भी उसे समाज की राय की कभी परवाह नहीं थी। समय समय पर उसे वर्साय लौटना पड़ता था, जहाँ राजा की बेटियां जमोर को पालतू जानवर की तरह देखती थी, जबकि जीन उसे अपना पृष्ठाधिकारी मानती थी। राजा की सबसे छोटी और समझदार बेटी लुईस ही अकेली थी जिसने जीन को समर्थन दिया। आश्चर्य नहीं कि एक समय बाद लुईस ने राजमहल और शाही जीवन को छोड़कर साधारण जिंदगी जीने का निर्णय लिया। राजा लुई, जिसे लुईस से विशेष लगाव था, इस घटना से बेहद दुखी हो गया और वो दूसरी स्त्रियों की तरफ आकर्षित होने लगा। हालांकि उसे कोई भी जीन जैसा महसूस नहीं करा सका, फिर भी उसने जीन को वो ध्यान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। जब जीन ने इस विषय में चिंता जताई तो लेबॉर्ड ने पुष्टि की कि राजा की अन्य प्रेमिकाएं हैं, भले ही जीन उसकी पसंदीदा है। राजा को हमेशा नयापन पसंद था। इसका ये मतलब नहीं था कि वो अब जीन से प्यार नहीं करता, लेकिन जीन को कभी भी धोखा देने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। धीरे धीरे राजा फिर से जीन की ओर आकर्षित हुआ और दोनों के लिए वर्साय में 4 सबसे सुखद वर्ष शुरू हुए। जमोर अब एक पढ़ा लिखा युवक बन गया जो एडोल्फ के साथ तलवारबाजी करता था, जो अब बड़ा होकर शाही दरबार में शामिल हो चुका था। उधर राजा के पोते और भावी वारिस ने ऑस्ट्रिया की मैरी एंटोनेट से विवाह कर लिया और वो फ्रांस की भावी रानी बन गई। और वो काउंटेस डुबेरी की सीधी प्रतिद्वंद्वी थी। इसके बावजूद राजा लुई ने हर शाही रस्म में साफ कर दिया कि जीन को सबसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। जब काउंटेस की मुलाकात मैरी एंटोनेट से हुई तो रानी उसकी खूबसूरती और सहजता से प्रभावित हुई।
हालांकि राजा की बेटियां अब भी उसे वेश्या कहती रहीं और उसे दरबार से बाहर करने की साजिशें करती रहीं। दरबार की स्त्रियों को उससे जलन थी, जबकि पुरुष उसकी आत्मीयता की प्रशंसा करते थे। इस दोहरे रवैये में फंसी मैरी एंटोनेट ने अंततः शाही बहनों की सलाह मान ली, जो इस कहानी की असली षड्यंत्रकारिणी थीं। एक दिन जीन शाही कार्यक्रम से अनुपस्थित थी क्योंकि एडोल्फ एक द्वंद्व युद्ध में घायल हो गया था। दुर्भाग्यवश जीन उसके अंतिम क्षणों में बस उसके पास रह सकी। एडोल्फ की मौत के बाद जीन को एहसास हुआ कि उसके पास अब सिर्फ राजा का प्यार बचा है, न कि समाज की स्वीकृति, क्योंकि भविष्य की रानी अब भी उसे नज़रअंदाज करती थी। राजा लुई ने खुद मैरी एंटोनेट से बात की और उसे डांटा कि वो जीन से बात क्यों नहीं करती। फिर भी अपने सलाहकारों से प्रभावित होकर उसने उसे फिर अनदेखा कर दिया। राजा की सिर्फ एक तीखी नज़र से सभी समझ गए कि वो कितना क्रोधित है। डर के मारे मैरी एंटोनेट ने पहली बार जीन से कुछ कहा, भले ही वो एक मामूली टिप्पणी थी। जीन भागती हुई राजा के पास गई और ये शुभ समाचार साझा किया कि अब शाही परिवार उसे स्वीकार करने लगा है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समय के साथ राजा गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया, जो जानलेवा साबित हो सकती थी। लेबोर्ड ने सुझाव दिया कि जीन को तुरंत वर्साय छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो जानबूझकर राजा के पास रही, बीमारी के खतरे के बावजूद। राजा ने जब देखा कि उसका अंत निकट है, तो उसने एक पादरी को बुलाया, जिसने कहा कि उसे ईश्वर और जनता के सामने अपने पाप स्वीकार करने होंगे, अर्थात जीन को त्यागना होगा। राजा ने जीन से विनती की कि वह वर्साय छोड़ दे। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद काउंटेस एक बार फिर राजा से अंतिम विदाई लेने के लिए अचानक लौट आई। शाही परिवार ने इसका विरोध किया, लेकिन डॉफिन भावी राजा ने उसे अनुमति दी। राजा के पास आखिरी बार अकेले जाकर जीन ने अपना सच्चा प्रेम व्यक्त किया और उससे एक अंतिम मुस्कान पाली। जब वो वहां से चली तो उसने पीठ नहीं मोड़ी, बल्कि पीछे पीछे चलकर बाहर गई और इस बार किसी ने हंसी नहीं उड़ाई। अंततः काउंटेस ने वर्साय छोड़ दिया, ज़मोर, लेबोर्ड और अपने जीवन के सबसे बड़े प्यार को पीछे छोड़ते हुए। राजा ने मृत्यु से पहले लेबोर्ड से आखिरी इच्छा के रूप में वादा लिया कि वो जीन का हमेशा ध्यान रखेगा। राजा की मृत्यु के बाद डॉफिन फ्रांस का नया राजा बना और मैरी एंटोनेट उसकी रानी। जीन को उसकी पापों के लिए कॉन्वेंट ऑफ सेंट ए में 1 साल के लिए कैद कर दिया गया। बाद में नए राजा ने उसे इस शर्त पर रिहा किया कि वो फिर कभी वर्साय नहीं आएगी। 15 साल बाद फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मैरी एंटोनेट ने उससे मित्रता की गुहार लगाई और अंततः जीन को गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। उसके आखिरी शब्द थे, बस 1 मिनट और मिस एक्सिक्यूशनर। मुझे जिंदगी से इतना प्यार था कि इसे यूं छीन लिया जाए, ये मंजूर नहीं। ये तो थी सिर्फ एक कहानी, लेकिन ऐसी कई और कहानियां इंतजार कर रही हैं आपको चौंकाने के लिए। सब्सक्राइब करें और तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार कहानी और भी गहरी होगी।